हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन की इस क्लास में। ये भाग 5 है। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस बनाए हुए हैं। आप लोग उन वीडियोस को चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। और ये बच्चों समझते हैं कौन कौन से वे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिक्स से, और क्वेश्चन कह रहा है डी ब्रॉगली नाम के वैज्ञानिक ने दावा किया कि इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होता है तो उसमें कण के साथ साथ तरंगों के भी गुण आ जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उनसे इस बात का सबूत मांगा या प्रमाण मांगा तो वे इस बात का प्रमाण नहीं दे सके। उन 2 वैज्ञानिकों का नाम बताइए जिन्होंने उनकी इस बात का प्रमाण दिया कि किस प्रकार डी ब्रॉगली द्वारा कही गई बात सत्य है, और उनके इस प्रयोग के लिए उन्हें 1937 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बच्चों इन दोनों का नाम है डेविसन और जर्मर। तो ये दोनों वैज्ञानिक, आप पिक्चर से साथ में देख लीजिएगा, ये दोनों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये प्रूव किया कि डी ब्रॉगली जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और इन्होंने एक प्रयोग किया और उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल से अपवर्तित करके उससे तरंगे प्राप्त की और देखा कि वो जो तरंगे थी वो विवर्तित हो रही हैं। तो विवर्तित हो रही हैं किरणें, तो ये विवर्तन का गुण तरंगों में पाया जाता है। तरंगों का खास क्वालिटी है विवर्तन का गुण पाया जाता है। जैसे आप लोग ये समझिए कि किसी कमरे में साउंड बज रहा है और उसकी ध्वनि कैसे आपको दूसरे कमरे में सुनाई देगी। ये वहाँ से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो विवर्तित होकर के, जो दरारें होती हैं उनसे विवर्तित होकर के हमारे दूसरे कमरे में पहुँच जाती हैं। इसकी वजह से ये तरंगे जो है ध्वनि तरंगे होती हैं, तो तरंगों की क्वालिटी होती है कि वो विवर्तित होती हैं। तो ये बात सिद्ध किया था डेविसन और जर्मर ने, और जिसके बाद उनको 1937 में इस बात के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया दोनों को। तो आपको बात याद रखनी है कि डी ब्रॉगली की जो बात थी उसको प्रूव किसने किया था, डेविसन और जर्मर जी ने प्रूव किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब कोई तारा या आकाशगंगा हमसे दूर जा रही होती हैं तो उससे आने वाली प्रकाश की तरंगें खिंच जाती हैं, अर्थात बढ़ जाती हैं। चूँकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, इसलिए तारा हमें लाल रंग की ओर खिंचा हुआ दिखाई देता है, महसूस होता है। जब कोई तारा हमारे पास आ रहा होता है तो उसकी प्रकाश की तरंगें सिकुड़ जाती हैं और तरंग दैर्घ्य कम हो जाती हैं। चूँकि नीले रंग की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, इसलिए नीले रंग की तरफ खिसकता हुआ हमें वो दिखाई देता है। तो इस घटना को आपको बताना है कि किस नाम से जाना जाता है। तो इस घटना को नाम दिया गया था डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर एक फिजिशियन थे, उन्होंने इस बात को बताया। आपको मैं समझाता हूँ बात छोटी सी एग्जाम्पल के साथ। जैसे सपोज करिए आप किसी चौराहे पे खड़े हो और आपकी ओर एक एम्बुलेंस आ रही है। तो एम्बुलेंस जैसे जैसे आपके पास करीब में आती जाएगी, पास आती जाएगी, तो आपको उसकी आवाज़ जो सायरन होगी उसकी आवाज़ आपको बढ़ी हुई धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रतीत होगी। और जैसे ही वो आपके पास से दूर जाने लगेगी, पास आकर के दूर जाएगी, तो क्या होगी, उसकी जो ध्वनि होगी धीरे धीरे हमको कम होती चली जाएगी। तो ये जो ध्वनि तरंगों का बढ़ा हुआ प्रतीत होना, उसके बाद दूर जा रही तो घटा हुआ प्रतीत होना, तो इसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव। यही बात सभी चीज़ों के लिए सत्य है। यही बात तारों के लिए, ग्रहों के लिए भी सत्य है। जो तारे अपनी रोशनी उत्पन्न करते हैं वो अगर हमारे पास आ रहे होते हैं तो वो नीले रंग के दिखाई पड़ने लगते हैं, लेकिन अगर वो दूर जा रहे होते हैं हमसे तो लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी अन्य तरंगें हैं जो तारे निकाल रहे होते हैं वो सब प्रकीर्णित हो जाती हैं, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इस वजह से वो हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है। तो जैसे आप सूरज की ही कल शुरुआत में देखिए, सुबह सुबह जब सूरज उदित होता है तो लाल होता है, और जब शाम को जब अस्त होता है तो भी लाल होता है। क्यों लाल होता है? क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका होता है पृथ्वी से, जिसके कारण अन्य तरंगे जितनी भी होती हैं वो सब प्रकीर्णित हो जाती हैं, और लाल तरंग बहुत दूर से दिखाई पड़ती है, इसलिए वो दिखाई पड़ रही होती है। तो इस घटना को डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आगे मैंने यहाँ पे देखिए पृथ्वी बना करके यही बात समझाया हुआ है कि कोई बंदा पृथ्वी पे खड़ा हुआ है, तो अगर तारा पास आ रहा होता तो नीला रंग उसको दिखाई पड़ेगा, और तारा अगर दूर जा रहा है तो उसको वो लाल रंग दिखाई पड़ेगा। इसी को प्रभाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बायो से क्वेश्चन है। एक जीन शरीर में केवल एक ही लक्षण को संभालता है, लेकिन बहुप्रभावी जीन
ऐसा ऑलराउंडर मैनेजर है जो अकेले ही कंपनी के कई अलग विभागों को संभाल लेता है। अगर इस मैनेजर को कुछ हो जाए, जब इस अकेले जीन में कोई खराबी या उत्परिवर्तन आ जाती है तो शरीर में एंजाइम नहीं बन पाता, तो कई सारे काम एक साथ रुक जाते हैं। इंसान को मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, सिर के बाल कम होने लगते हैं, त्वचा का रंग हल्का होने लगता है, अर्थात त्वचीय रंजन में कमी हो जाती है। यानी कि अकेला जीन एक अनेक लक्षण, तो इसको कहते हैं विज्ञान में बहुप्रभाविता। आपको बताना है कि ये जीन कौन सा केमिकल या एंजाइम बनाता है। तो मैंने उत्तर लिखा हुआ है फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये क्या होता है, अगर हमारे पता है आप सभी बच्चों को कि जो डीएनए होता है, डीएनए पे जीन होते हैं। जीन्स में अगर कोई गड़बड़ी आ गई तो क्या होता है, उससे फेनिलएलेनिन और हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है वो नहीं निकलेगा, वो केमिकल नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये सारे के सारे प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। बाल कम हो जाएंगे, मेंटल रिटार्डेशन होगा, मंदबुद्धि आ जाएगी। तो ये सारी बातें जो है मनुष्य के शरीर में दिखाई देने लगती हैं। और यही डायग्राम मैंने यहाँ डायग्राम से बना के समझाया हुआ, वही बात जो लिखी हुई है वही बात है। वही फेनिलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम उत्पन्न हो रहा है वो उत्पन्न नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये सारी कमियां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। चौथा क्वेश्चन बायो से, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम को किस नाम से जाना जाता है? दोनों में से कौन सा क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करता है? आपको पता है जो गुणसूत्र होते हैं अर्थात क्रोमोसोम होते हैं, तो दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम यानी एक्स गुणसूत्र और वाई क्रोमोसोम यानी कि वाई गुणसूत्र। तो एक्स क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं और वाई को ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है। लिंग और अलिंग क्रोमोसोम, वाई अलिंग क्रोमोसोम है और एक्स जो है लिंग क्रोमोसोम होता है। तो जो मादा होती हैं, जो फीमेल होती हैं, महिला होती हैं, महिलाओं में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और एक्स सेम होते हैं, और जबकि मेल में जो गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई होते हैं। तो एक्स और वाई मेल में होते हैं और एक्स एक्स फीमेल में होते हैं। तो इस प्रकार से जो मेल का गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण करने की प्रवृत्ति रखता है। ये बात मैं भी आगे आपको समझाऊंगा, एक नया क्वेश्चन और है उस पर मैं आपको पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलते हैं आगे। आप क्वेश्चन 4 का ही पार्ट है, एक्स क्रोमोसोम के बारे में बताया गया है। एक्स क्रोमोसोम आकार में बड़ा होता है और इसके पास अत्यधिक जीन्स होते हैं और एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में पाया जाता है। वाई क्रोमोसोम आकार में छोटा होता है, इसमें कम जीन्स होते हैं और ये मेल में पाया जाता है। तो मेल में एक्स वाई पाए जाएंगे और फीमेल में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाएंगे। आगे चलते हैं, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अजातशत्रु और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के साथ बड़ा विरोध था। दोनों के बीच में बड़ी शत्रुता था, कट्टर शत्रु थे एक दूसरे के। अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह की इसी कारण किलाबंदी करवाई। इसी बीच अजातशत्रु के बेटे उदयन का विवाह अवंती की राजकुमारी पद्मावती से हो गया। इसमें दोनों राज्यों के बीच में जो इस बात ने शांति दूत का काम किया। और अजातशत्रु बौद्ध धर्म को बहुत मानता था। उसके काल में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। उसके राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई उसी के समय राजगृह में, और अजातशत्रु ने ही इसका आयोजन कराया था और इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों का संग्रह और संकलन करना। तो अजातशत्रु, आपको बताना है कि अजातशत्रु के शासनकाल के किस वर्ष में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई। तो मैंने इसका उत्तर लिखा हुआ है, उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो आपको इन सारी बातों को भी याद रखना है कि अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन था, जिसका विवाह अवंती की राजकुमारी के साथ में हुआ था और 8वें वर्ष में भगवान बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन मुख्य रूप से 2 चरणों में चला, उनका समय काल क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन आप समझ रहे हैं कि जब गरम दल के नेता सामने आए उभर के, उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू किया, हिंसा से काम लेना शुरू किया, क्योंकि वो उनका मानना था कि अंग्रेजों को यहाँ से हिंसा के आधार पर ही, गोलियों के आधार पर ही भगाया जा सकता है। तो ये 2 चरणों में बताइए कि कौन कौन से चरण हैं। तो प्रथम चरण 1905 से 1915 तक चला और दूसरा चरण 1924 से 1946 तक चला। तो ये 2 चरणों में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
महाराष्ट्र में क्रांति की शुरुआत करने वाले नायक थे जिन्होंने 1879 में रामोसी विद्रोह के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ पहला संघर्ष छेड़ा था। उनका नाम बताना है कि महाराष्ट्र में क्रांति को किसने भड़काया। तो उनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। तो 1879 में इन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ और रामोसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार, कर वसूली और जनता की दयनीय स्थिति के खिलाफ आवाज़ उठाई और 1879 में रामोसी आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया था। इन्होंने आधुनिक भारत के पहले संगठित क्रांतिकारी माना जाता है। इन्हें ही आधुनिक भारत के पहले संगठित क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। इनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। मैंने चित्र वगैरह सब बना दिया है बच्चों, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? अभिनव भारत संगठन के क्रांतिकारी युवा 21 दिसंबर 1909 को नासिक में ब्रिटिश अधिकारी जैक्सन को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो उस युवा का नाम बताना है जिसने ये काम किया है। और जो अभिनव भारत संगठन जिसको विनायक दामोदर सावरकर था, बीडी सावरकर जी ने बनाया था, उसके ये सदस्य थे। इनका नाम है अनंत लक्ष्मण कानरे, जिन्होंने जैक्सन को गोली मारी थी। तो इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। पूना में क्या था? पूना में एक महामारी फैली थी जिसको प्लेग की महामारी कहते हैं और उसके जो प्रधान वाल्टर चार्ल्स रैंड ने बीमारी रोकने के नाम पर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए जिससे जनता त्रस्त थी। ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ भारतीय युवाओं के दिलों में गुस्सा और आज़ादी की चाहत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। बीडी सावरकर द्वारा बनाए गए गुप्त संगठन अभिनव भारत के क्रांतिकारी देश देश के कोने में फैल चुके थे, अंग्रेजों को निशाना बना रहे थे। 21 दिसंबर 1909 को नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कानरे ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो जब ये काम हो गया तो अंग्रेजों ने देखा कि ये सब बहुत खतरनाक काम किए हैं, क्रांतिकारियों ने बड़ा खतरनाक काम किया है। तो अब इनकी क्या हुई? धरपकड़ शुरू हुई। ब्रिटिश कलेक्टर की हत्या की पूरी अंग्रेज हुकूमत हिल गई उनकी हत्या से। इसके बाद अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू की। इस हत्या के आरोप में बीडी सावरकर सहित कई क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों का मानना था कि इस पूरी साजिश के पीछे सावरकर का दिमाग था। इसलिए जून 1909 में नासिक के जिला दंडायक ने सावरकर को काले पानी अर्थात जेल की कठोर सजा सुनाई और उन्हें अंडमान भेज दिया। आपको पता है कि अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल थी और ये जेल इतनी खतरनाक थी कि इतने छोटे छोटे सेल हुआ करते थे कि क्रांतिकारियों को उसी सेल में बिल्कुल बिठा दिया जाता। जैसे एक कुर्सी भर की जगह से भी कम जगह होती थी, उसमें बेचारे किस प्रकार से रहते थे। इतने मच्छर रहते थे, इतने कीड़े मकोड़े सांप आते थे कि वहीं पर कई क्रांतिकारियों को तो ऐसे ही मर जाते थे बेचारे। तो बीडी सावरकर जी को काला पानी की सजा दी थी इन्हीं अंग्रेजों ने। और ये नासिक षड्यंत्र केस के आरोप के बाद में ऐसा काम किया था। जब जैक्सन को गोली मारकर अनंत लक्ष्मण कानरे ने गोली मार दी, उसके बाद इनको काला पानी की सजा हो गई बीडी सावरकर जी को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, नर और मादा के गुणसूत्रों से संतति कैसे उत्पन्न होती है? मैंने आपको बोला था, अभी मैं समझाऊंगा। तो आपको समझाने के लिए एक छोटी सी बात मैं समझा रहा हूँ। अब कहानी समझिएगा। आपके पास 2 किताबें हैं और दोनों किताबें में 23 पन्ने हैं और हर पन्ने में भाई आपको पता है कि हर पन्ना लेफ्ट साइड राइट साइड 2 पेजेस का होता है। मतलब लेफ्ट साइड में वाइट होता है, राइट साइड में वाइट होता है। तो इस प्रकार आपके पास 2 किताबें हैं। एक किताब पर नर लिखा है, दूसरी किताब पर मादा लिखा है। तो नर किताब में 23 पन्ने, मादा किताब में 23 पन्ने। लेकिन डिफरेंट ये है कि नर किताब में एक तरफ x लिखा है, दूसरी तरफ y लिखा है। एक तरफ x लिखा है, दूसरी तरफ y लिखा है। ऐसे ही 23 पन्नों में xy करके लिखा हुआ है। एक तरफ x, दूसरी तरफ y, यानी 46 लिखे हुए हैं। यानी x गुणसूत्र 23 और y गुणसूत्र भी 23, यानी 23 कितने हो गए? 46 हो गए। 23 पन्नों पे 46 गुणसूत्र लिख गए। ऐसे ही मादा वाली किताब में भी हर पन्ने पर लिखा हुआ है x, मतलब एक पन्ने में 2 पेज, यानी लेफ्ट साइड में x लिखा, राइट साइड में x लिखा। तो मादा वाले पास में हर पन्ने पर x, इधर भी x, लेफ्ट में राइट में भी x, यानी कि 23 पन्नों पर गए तो इधर लेफ्ट में भी x, राइट में भी x। तो ये x गुणसूत्र होते हैं मादा के पास में। और जब कोई नया बच्चा पैदा होने वाला होता है तो मेल के हर एक पन्ने से
एक गुणसूत्र और मादा के हर एक पन्ने से एक गुणसूत्र ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लो लड़का बनना है तो लड़का बनने के लिए जो नर वाली किताब थी उसमें से वाई गुणसूत्र पहले पन्ने से गया और पहले पन्ने से मादा वाले गुणसूत्र से एक गुणसूत्र चला गया, गुणसूत्रों से एक गुणसूत्र गया तो मिलके क्या हो गया एक्स वाई। ऐसे दूसरे पन्ने से नर वाले से वाई गया और दूसरे पन्ने के मादा वाले से भी एक्स गया तो फिर बन गया एक्स वाई। ऐसे तीसरे वाले पन्ने से भी वाई इधर से एक्स उधर से एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई से गए 23 पन्नों से। जब नर वाले के 23 और मादा वाले के 23 तो 23 मिलके क्या हो जाएंगे 46 तो बनेगा क्या लड़का। ऐसे ही अगर दोनों तरफ से नर वाले से एक्स आए और मादा वाले से भी एक्स आए तो क्या बनेगा एक्स 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 करते हुए तो बनेगा क्या लड़की बन जाएगी। तो लिंग निर्धारण का घटना किस पे हो रही है तो आप देख रहे हो कि जो नर है मेल है तो मेल के पास देखो गुणसूत्रों में एक्स वाई है, जबकि मादा के पास जो गुणसूत्र है उसमें केवल एक्स एक्स है एक्स एक्स है। तो मेल के पास में एक्स वाई है और फीमेल के पास में केवल एक्स एक्स है। तो जब लड़का बनना होता है तो लड़का बनना होता है तो क्या होता है इससे एक वाई वाला गुणसूत्र चला जाता है यहाँ पे और इससे एक्स वाला चला जाता है तो बन जाता है क्या लड़का। थोड़ा सा मैं इधर को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से वाई गया, देख रहे हैं वाई गया और यहाँ से एक्स गया, यहाँ से एक्स चला गया तो क्या हो जाएगा एक्स वाई तो बनेगा क्या लड़का। और अगर यहाँ से एक्स गया लड़के वाले से मतलब मेल वाले से और यहाँ से तो एक्स जाएगा ही क्योंकि दोनों के पास एक्स ही है तो यहाँ पर ये देखो एक्स है ये एक्स है तो एक्स एक्स बनेगा तो क्या बनेगा लड़की बनेगा। तो क्या होता है लिंग निर्धारण किस पे हो रहा है मेल पर हो रहा है। नर क्या भेज रहा है नर एक्स भेजेगा और मादा भी एक्स भेजेगी तो क्या बनेगा लड़की। और नर अगर वाई भेजेगा और महिला भी एक्स भेजे नर अगर एक्स वाई भेजे और फीमेल एक्स भेजे तो लड़का बनेगा और मेल अगर एक्स भेज रहा है और फीमेल भी एक्स भेज रही है तो क्या बन जाएगी लड़की बन जाएगी। इस प्रकार से लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड कर रहा है मेल पर, क्योंकि मेल के पास डिफरेंट गुणसूत्र होते हैं, एक्स भी होता है और वाई होता है, जबकि फीमेल के पास में केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। बच्चों बात समझ में आई। तो ये मैंने पूरा लिंग निर्धारण के बारे में बताया हुआ है किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 है। बताना है आपको उत्तर प्रदेश की वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है 67.68% है, 67.68%। तो आपको याद रखना है जिसमें से मेल की जो साक्षरता दर है 77.28% है, जबकि फीमेल की जो परसेंटेज है वो 57.18% है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको कुछ बातें इसे समझ याद रखनी है कि उत्तर भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ लगातार सुधार हो रहा है और साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आपको बात याद रखनी है। कुछ बातें और है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर देश की औसत दर से निरंतर बढ़ रही है। सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित हो रही हैं। बेटे बेटियों के साथ शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साक्षरता दर में वृद्धि से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अगर आ गया एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में अधिकतर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रहेंगे, इसलिए बच्चों बायो से रहेंगे, फिजिक्स रहेंगे, केमिस्ट्री से रहेंगे और इतिहास से भी रहेंगे। सब कहीं से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने सब कहीं से क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी ना छूटे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।